Hey everyone, welcome back to my channel. I am Kanika and you are watching Next Way. सो गाइस, आज हम कंडक्ट करने वाले हैं टेस्ट 12 और 1 से लेकर 11 तक के टेस्ट जो हैं वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अभी तक अगर आपने उन्हें सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सॉल्व दैम। आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे वहाँ से, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन है सबका एक्सप्लेनेशन दिया है। सो आपको केवल आंसर की बजाय आपको एक्सप्लेनेशन से और भी बहुत सारे फैक्ट्स वहाँ पे जानने को मिलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन आपको पहचानना है। शोक का स्थायी भाव विभत्स है और क्रोध का स्थायी भाव है भयानक। सो गाइस देखो, ये रस का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी, दोनों ही गलत हैं। वाई बोथ आर रॉन्ग। देखो, जो शोक होता है उसका स्थायी भाव होता है करुण। शोक मतलब दुख। जब कोई व्यक्ति किसी बात पे दुखी हो रहा है तो वो करुणा है ना। करुणा मतलब दुखी होना तो करुणा होता है ना। और क्रोध का मतलब होता है रौद्र। रौद्र का मतलब क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसे स्वरूप में आ जाता है। जैसे हम शिव जी के लिए ये प्रयुक्त करते हैं कि वो अपने रौद्र स्वरूप में आते हैं, है ना। किसी व्यक्ति के लिए भी हम जैसे बोलते हैं कि अरे उसे गुस्सा मत करना, उसका रौद्र स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ होता है। सो क्रोध का जो स्थायी भाव है वो तो होगा रौद्र, अशोक का स्थायी भाव होगा करुण। सो ऑप्शन होगा आपका डी, दोनों ही गलत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत के नाट्यशास्त्र में वर्णित 4 शैलियों में से निम्न में से कौन सी भिन्न है। मतलब आपको ये जो 4 शैलियाँ मैंने यहाँ पे दी हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी एक उनकी शैलियों में से नहीं है। यहाँ देखो, अवंती, दक्षिणात्य, ओडिसी और पांचाली, आपको 4 ये शैलियाँ हैं। यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओडिसी, यानी ये इनकी शैलियों में नहीं आती। ओके, तो इसकी जगह क्या आएगी? इसकी जगह आएगी ओड्र मागधी। ओड्र मागधी। ओके, तो कौन कौन सी हो गई? अवंती, दक्षिणात्य, ओड्र मागधी एंड लास्ट वन इज पांचाली। ये भरत के नाट्यशास्त्र में वर्णित 4 नृत्य की शैलियाँ हैं। ओके, तो आप इसे अलग से अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचित्र वीणा का अन्य नाम है। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि विचित्र वीणा के कौन कौन से कलाकारों को आप जानते हो, है ना। जैसे लालमणि मिश्र जी हैं, ये सब तो हम जानते हैं। और कौन कौन से आप कलाकार हैं ऐसे जो विचित्र वीणा बजाते हैं, उन्हें आप जानते हो? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो, इसको और क्या कहते हैं? घोषा वीणा, बट्टा वीणा, पिनाकी वीणा या एक तंत्री वीणा? आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बट्टा वीणा। वाई वी कॉल दिस? बिकॉज यहाँ ये जो वीणा है ना, ये कांच के टुकड़े से बजाई जाती है। कांच के टुकड़े से बजाते हैं इसे, सो इसलिए इसे बट्टा वीणा भी कहती हैं। मतलब मैंने ऐसा पढ़ा है बुक में कि कांच के टुकड़े से बजाते हैं, इसलिए इसे बट्टा वीणा कहा जाता है। अगर आपको कोई और रीज़न पता है कि क्यों इसे बट्टा वीणा कहते हैं, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रहलाद भक्त विजय नौका चरित्र दिव्य नाम संकीर्तन किस विद्वान के द्वारा रचित हैं। मतलब किस विद्वान ने इनकी रचना की थी? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, त्यागराज। सो त्यागराज जी के द्वारा प्रहलाद भक्त विजय नौका चरित्र दिव्य नाम संकीर्तन की रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कोलट्टम फोक डांस किस राज्य की विशेषता है, स्पेशलिटी किस राज्य की है? सो दिस इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। जैसे हमारा ये हम नीचे का अगर दक्षिण भारत बनाते हैं तो ये आपका हो गया केरल, ये लगभग है तमिलनाडु, ये आपका यहाँ कर्नाटक है, यहाँ महाराष्ट्र है। ओके, यहाँ ये आपका आंध्र प्रदेश है और इधर ऐसे ये तेलंगाना है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये राज्य है। तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश यहाँ की ये विशेषता है। सो आंध्र प्रदेश में एक मिनट, आंध्र प्रदेश में इसे देखो, पहली बात तो ये है कि ये 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ये जो नृत्य है कोलट्टम 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ओके, और दूसरी बात है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही डांस करते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें डांस करते हैं। दूसरी बात, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं। जैसे इसको और क्या कहते हैं?
कोलन नालू, साउथ के नाम तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, कुछ नाम तो ऐसे होते हैं कि आप बोल ही नहीं सकते, मतलब एक बार में 2 बार में तो सही आप बोल ही नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। सो चलो खैर वो उनकी भाषा है। सो दिस कॉल्ड कोलन नालू। ओके, ये क्या है, एक और नाम कोलन नालू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संगीत सूत्रसार, एक मिनट ये कुछ ब्लर हो रहा है। ओके, नाउ इट इज क्लियर। सो संगीत सूत्रसार पुस्तक के रचयिता हैं। हु इज द ऑथर ऑफ संगीत सूत्रसार? सो हियर इट इज, व्हाट इज द राइट आंसर? सो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो है कृष्ण बनर्जी। ओके, सो कृष्ण बनर्जी ने लिखा है संगीत सूत्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के क्षेत्र में सप्तक फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक कहाँ आयोजित किया जाता है? ये ब्लर कुछ हो रहा है। सो देखो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, आगरा, ग्वालियर एंड नागपुर। सो अहमदाबाद। सो संगीत के क्षेत्र में ये जो फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक है, ये जो है ये आपका आयोजित किया जाता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। और इसके अलावा जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखो एक तो ये 13 दिन का होता है फेस्टिवल, 13 दिन का होता है। और ये जो है ना सप्तक फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक, तो मतलब सप्तक एक स्कूल है म्यूज़िक का, तो इस स्कूल के द्वारा लगभग प्रतिवर्ष इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको यहाँ पे अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। सो आपका प्रश्न है कि संगीत नाटक एकेडमी कैलकाटा में है। ओके, नेक्स्ट अकादमी की ओर से दिए जाने वाले पुरस्कार में 5 लाख रुपए और स्वर्ण पत्र दिया जाता है। सो आपको यहाँ पे सही कथन पहचानना है, और यहाँ पे ऑप्शन है डी, दोनों गलत हैं। बिकॉज संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पे है? दिल्ली। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके अलावा ये जो 5 लाख रुपए हैं ना, 5 लाख नहीं मिलते, ये मिलते हैं 1 लाख। और स्वर्ण पत्र की जगह आपको मिलता है ताम्र पत्र। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सही आंसर है, ऑप्शन डी। फिर है नंदन चरितम। नंदन चरितम या तिरुनालेप्पोवर, तिरुनालेप्पोवर रचना किससे संबंधित है? सो ये जो है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण भारती। ठीक है, ये जो है नंदन चरितम ये एक सांगीतिक नाटिका है। नाटिका किसे कहते हैं बता सकते हैं आप? सांगीतिक नाटिका, नाटिका वो होता है, और मतलब नाटिका से तो खैर जो नाटक चल रहा है, लेकिन जब उसके आगे जुड़ जाता है शब्द सांगीतिक, इट मीन्स म्यूजिकल, तो उसमें जो नाटक है वो म्यूज़िक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब गीत भी हो सकते हैं उसमें, कविता हो सकती है। सो वो हो जाता है फिर एक सांगीतिक नाटिका। फिर ये जो है, पहली बात तो गोपाल कृष्ण जी जो हैं दक्षिण भारत के विद्वान हैं, ये नॉर्थ इंडिया से नहीं है, ये हैं साउथ इंडिया से। ओके, और दूसरी बात कि जो त्रिमूर्ति थे आपके कर्नाटक संगीत के, उनके ये समकालीन हैं। समकालीन वो लोग होते हैं जो कि उस समय के ही, मतलब एक ही समय के होते हैं, तो ये त्रिमूर्ति के समकालीन हैं और दक्षिण भारत से संबंधित हैं। हरिवल्लभ संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एंड आई होप ये सभी को पता होगा। आंसर इसका सभी का सही होना चाहिए। सो आपका सही उत्तर है ये जालंधर। सही उत्तर है आपका जालंधर। जालंधर कहाँ है? पंजाब में। और आपका पंजाब कहाँ है? जैसे ये आपका ये भारत है ना, तो इस साइड में आपका ये पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, और ऐसे करके ये यहाँ पे आपका ये उत्तराखंड वगैरह आ जाते हैं, ये यूपी आ जाता है ना, इस प्रकार से यहाँ पंजाब स्थित है। तो पंजाब के जालंधर में है, और साथ ही ये जालंधर में एक देवी तालाब है। क्या है? देवी तालाब। यहाँ पे ना इनका हरिवल्लभ जी जो हैं, तो इनको बाबा हरिवल्लभ के नाम से जानते थे। तो हरिवल्लभ जी की यहाँ समाधि है, तो उस समाधि में, समाधि के पास, समाधि में नहीं, माफ़ कीजिए, समाधि के पास इसका आयोजन किया जाता है। और 1875 में फर्स्ट टाइम, 1875 में फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है रोंगाली बिहू।
रोंगाली बिहू आसाम में आयोजित किया जाता है और भोगली बिहू मेघालय की विशेषता है। ओके, अब देखो रोंगाली बिहू आसाम में आयोजित किया जाता है। सो ये जो है आपका प्रश्न ये बिल्कुल सही है। और ये जो है कि भोगली बिहू मेघालय की विशेषता है, ये गलत है। बिकॉज जो बिहू शब्द है, मतलब जो आप कह सकते हैं बिहू जो विशेषता है वो आसाम की ही है, चाहे कोई भी बिहू आए। ओके, ये 3 प्रकार के बिहू होते हैं। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट है ये रोंगाली है, इसे हम काटी बिहू भी कहते हैं। काटी बिहू, आप में से जो भी आसाम से है तो उनको ज़रूर पता होगा ये, और आई होप उन्होंने भाग भी लिया होगा इसमें, तो आप इसे और अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप कोशिश कीजिए इसे और अच्छा अपनी भाषा में से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका जो भोगली बिहू, इसे हम माघ बिहू भी कहते हैं। माघ बिहू, तो बिहू जो है वो स्वयं में आसाम की विशेषता है। तो कोई भी बिहू का जब भी नाम आए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और उसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा मतलब सारे बिहू जो होंगे वो आसाम से ही संबंधित होंगे। तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1 तो आपका सही है और 2 आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही कथन आपको यहाँ पे पहचाना है। मध्या जाति के अंतर्गत 6 श्रुतियाँ हैं, करुणा जाति के अंतर्गत 3 श्रुतियाँ हैं। सो आपने श्रुति की जातियाँ पढ़ी होंगी, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या, है ना। मैं आपको फिर भी एक बार यहाँ लिख देती हूँ। दीप्ता, 5 जातियाँ होती हैं श्रुति की, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। तो इन 5 जातियों में कुल 22 जो हमारी श्रुतियाँ हैं इनको डिवाइड किया गया है। लेकिन ये जो है ना बिल्कुल से मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि 5 इसमें रख दी 5 इसमें रख दी, ऐसे नहीं है। सो जैसे जातियाँ हैं ना उनके अकॉर्डिंग श्रुतियों को उनके अंतर्गत रखा गया है। सो मध्या जाति के अंतर्गत 6 और करुणा के अंतर्गत 3। सो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल दोनों सही है आंसर, और ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रागमाला ऑटोबायोग्राफी किस विद्वान के जीवन से संबंधित है? तो देखो जो रागमाला है ना वो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रविशंकर जी के से संबंधित है जो रागमाला है। एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ, इसमें जो ऑटोबायोग्राफी है, जब मैं इसके फैक्ट्स देख रही थी तो मुझे अन्नपूर्णा जी के बारे में इसमें काफ़ी बातें मिली। और आप भी ना कभी से ये मौका मिले पढ़ने का तो आप ज़रूर से इसे पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेंगे जो शायद अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे। मैंने तो नहीं पढ़े थे, लेकिन ऐसे ऐसे फैक्ट मुझे जानने को मिले जो सच में मैंने आज तक सुने भी नहीं थे। सो एक बार आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा इनकी एक और बुक है ना, माई म्यूज़िक माई लाइफ, रविशंकर जी की बुक है माई म्यूज़िक माई लाइफ। सो ये जो बुक है ना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अभी जब मैंने ये बुक थी रागमाला, इसके बारे में पढ़ा, अन्नपूर्णा जी का 14 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया था, और उस समय रविशंकर जी केवल 18 वर्ष के थे। ओके, 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया, और अगले ही वर्ष इनके क्योंकि 2-3 महीने बाद जब ये गर्भवती थी, और अगले ही वर्ष इनके पुत्र भी हो गए थे। उनका नाम इन्होंने शुभेंदु शंकर रखा था, है ना। फिर इनके पारिवारिक कुछ मतभेद होने लगे, मतलब काफ़ी सारे आपको फैक्ट्स इसमें मिलते हैं। सो खैर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागाज ऑफ नॉर्थ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सो यहाँ पे जो चारों हैं ये चारों ही आपके विदेश से संबंधित हैं, भारत से संबंधित नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने संगीत का अध्ययन किया है भारत के। और यहाँ आपका जो सही आंसर है वो है आपका ए, वॉल्टर कॉफमैन। सो गाइस देखो, विदेशी लोग आकर जब अपने संगीत के बारे में इतना कुछ लिखते हैं, उस पर बुक्स लिखते हैं, तो काफ़ी आप सोचो कि कितना समृद्ध होगा हमारा संगीत। और आज की जो विशेषता है कि हम अपने शास्त्रीय संगीत से विमुख हो रहे हैं, है ना। तो ये एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो जाता है कि विदेशी आकर हमारे देश में आकर और हमारी चीज़ों पे लिखते हैं, और हम अपने देश से दूर भागते हैं। सो चलो, वो जो भी है, जैसी भी लोगों की सोच होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सम निकलने के बाद गीत प्रारंभ होने को कहते हैं। सो जब आपका सम निकल जाता है और उसके बाद अगर गीत का प्रारंभ हो रहा है तो वो क्या होता है? जैसे कोई बंदिश आपने सीखी होंगी, और बंदिश में जब सम निकल जाता है ना उसके बाद को गीत को प्रारंभ करते हैं, उसे हम कहते हैं विषम ग्रह।
और समग्रह, विषमग्रह, अतीत ग्रह, अनागत ग्रह, इस प्रकार के ये ग्रह माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि तमांग सेलो कहाँ का फोक म्यूज़िक है, फोक डांस है। सो ये है तमांग सेलो आपका सारे ही नॉर्थ के हैं, तो नेपाल जो है ये है, नेपाल भारत में नहीं है, लेकिन ये जो है तमांग सेलो नेपाल से संबंधित है। इसके अलावा नेपाल की ना एक वो सिंगर हैं, मतलब इस म्यूज़िक से संबंधित है, हीरा देवी वाइबा। सो वैसे तो इनका 2011 में निधन हो चुका है, लेकिन इनकी जो पुत्री हैं वो अभी इनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटियाला घराना और दिल्ली घराना सारंगी वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पटियाला घराना, दिल्ली घराना सारंगी वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अजराड़ा घराने में आड़ लहकारी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पे आपके जो है ना वो दोनों ही उत्तर सही हैं। पटियाला और दिल्ली घराना में सारंगी वाद्य प्रचलित है और अजराड़ा बनाई इसलिए आड़ लहकारी का इसमें बहुत प्रयोग किया जाता है, विशेषता है इसकी। खुसरो, तानसेन और अन्य कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है? खुसरो, तानसेन और अन्य कलाकार जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी, आचार्य बृहस्पति जी के द्वारा। राग गौरी मंजरी किसके द्वारा रचित नवीन राग है? ऑप्शन आपके विश्वमोहन भट्ट जी, अमजद अली खां, रविशंकर जी और अली अकबर खां। सो ये चारों ही लगभग समकालीन तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत अंतर तो सब में है, लेकिन रविशंकर जी और अली अकबर खां बिल्कुल समकालीन है और विश्वमोहन भट्ट, अमजद अली खां ये बिल्कुल समकालीन है। सो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, अली अकबर खां साहब। सो ये जो गौरी मंजरी राग है इन्होंने बनाया है और ये सरोद के वादक हैं। अच्छा, ये किस घराने से संबंधित हैं? ये मेहर घराने से हैं। मेहर घराना किसका है? अलाउद्दीन खां साहब का। तो देखो एक से एक फैक्ट जुड़ते हैं, जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो और फैक्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, विश्वमोहन भट्ट क्या बजाते हैं, अमजद अली खां क्या बजाते हैं, सब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम बहुत बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राग मधमाद सारंग का संप्रकृति राग है। सो यहाँ मधमाद सारंग का संप्रकृति राग कौन सा होगा? ऑप्शन है आपका सी, मेघमल्हार। ठीक है, मेघमल्हार इसका संप्रकृति राग है। नेक्स्ट है दिल्ली घराने के वर्तमान प्रतिनिधि गायक हैं। दिल्ली घराना जो है आपका, सो अभी वर्तमान में कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? सो ऑप्शन है आपका सी, उस्ताद इकबाल अहमद खां। ओके, देखो वैसे तो आप बुक्स में पढ़ते होगे ना उस्ताद चांद खां आपको नाम मिलता होगा, लेकिन वो जो थे ना इनके दादा थे चांद खां साहब, और जो हमारी बुक्स हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, उसमें चांद खां साहब का ही कि अभी जो दिल्ली घराना है उसका प्रतिनिधित्व चांद खां साहब के द्वारा किया जा रहा है। आप मोस्टली बुक में चांद खां साहब का नाम पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो हैं वो इकबाल अहमद खां साहब हैं, ये जो थे इनके दादा थे। और इकबाल अहमद खां साहब का उम्र लगभग 82 वर्ष हो चुकी है। जो मैंने फैक्ट पढ़े हैं, हो सकता है थोड़ी ऊपर भी हो, बट 82 इनकी एज है। और इसके अलावा 2014 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्ष जाति के बोलों का प्रयोग किस घराने में प्रचलित है? सो यक्ष जाति के जो बोल हैं वो हैं प्रचलित अजराड़ा घराने में। इसके लिए एक तो आड़ लय के लिए प्रसिद्ध है ना, और दूसरा यक्ष जाति के बोलों के लिए। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित, ये भी आपको सही कथन पहचानना है, पंडित जसराज जी का जन्म फतेहाबाद हिसार हरियाणा में हुआ था। देखो ये जो हिसार है ना, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, हिसार में आप कंफ्यूज मत होना कि इतने सारे नाम क्यों। सो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपको गलत कथन पहचानना है कि अन्नपूर्णा देवी किराना घराने की सुप्रसिद्ध गायिका थी। 2004 में आपको संगीत अकादमी फेलो चुना गया था और आपका पूर्व नाम रोशन आरा खान था।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो हमेशा ये याद रखो कि उसमें सही पूछा है या गलत पूछा है। यहाँ आपको बताना है गलत कथन। तो अन्नपूर्णा जी जो थी ये सुर बहार बजाती थी, सुर बहार। सो ये गायिका तो हो ही नहीं सकती, किराना घराने से भी संबंधित नहीं थी, ये थी मैहर घराने से, अलाउद्दीन खान साहब की ये पुत्री थी। ठीक है। और 2004 में आपको संगीत अकादमी फेलो चुना गया था, ये सही है। पूर्व नाम रोशन आरा खान था, ये भी सही है। ये क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और जब 14 वर्ष की उम्र में इनका रविशंकर जी से विवाह हुआ, तब इनके पिता के कहने पर, मतलब अलाउद्दीन खान साहब के कहने पर, इन्होंने अपना नाम चेंज किया था, मतलब हिंदू धर्म में इन्हें कन्वर्ट किया गया था, और तब इनका नाम रखा गया अन्नपूर्णा देवी। ठीक है। तो इनका पूर्व नाम क्या था? रोशन आरा खान। सो आपका जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल एक। यानी ये जो है पहला केवल गलत है, दूसरा सही है, और तीसरा भी सही है। ओके, सो ये थे आज के क्वेश्चंस 25। आई होप आपने इन्हें सॉल्व किया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना मत भूलो, क्योंकि लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं जाता, बस एक क्लिक करना होता है आपको। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ देखो जो भी मैं फैक्ट्स अलग से बताती हूँ, प्लीज़ नोट दैम। और क्योंकि ना मैं बहुत जगह से फैक्ट एकत्रित करती हूँ, अभी आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप एक बुक से आपने पढ़ा और वो एनफ हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताऊँ। और सारे क्वेश्चन के फैक्ट बताना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और वो आपके लिए भी बोरिंग हो जाती है, तो आप उसे पूरा नहीं देखते हैं, मेरी मेहनत फिर बेकार जाती है। सो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूँ। ठीक है। और एक बात और मुझे ये कहनी थी कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं जो एनटीए कराता है, सो मुझे वो पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। और अगर आपके पास वो अवेलेबल हैं या आप जानते हैं कि उन्हें कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सो प्लीज़ 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 आप मुझे या तो ईमेल आईडी पे बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और मेरे अबाउट में जो चैनल का अबाउट है उसमें भी लिखा हुआ है। और अगर आप मतलब जानते हैं कि हाउ टू डाउनलोड दैम, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो ठीक है, आप इतनी से हेल्प करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप सबको उससे हेल्प मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहिए, एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे, और अपने एग्ज़ाम को दीजिए। ओके, सो चलते चलिए, थैंक यू सो मच।